हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज, जो वेन डायग्राम बेस्ड है। वेन डायग्राम एक और जगह यूज होती है, वो होती है रीजनिंग में। जब वो सिलोगिज्म चैप्टर पढ़ते हो आप, ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल मिनिस्टर्स आर करप्ट, उस टाइप की स्टेटमेंट्स होती है जहाँ सम हैंड्स आर काउज। तो सिलोगिज्म में भी वेन डायग्राम का इस्तेमाल है और परसेंटेज चैप्टर में भी है। परसेंटेज चैप्टर में इतना मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से हो जाएंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ कि इंप्लीमेंट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी। फेल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, किसमें फेल हुए हैं? हिंदी में फेल हुए हैं ये 35% लोग। लिख लेते हैं साइड पे कि हिंदी में 35% लोग क्या हुए? फेल हुए। 45% अगेन फेल्ड, किसमें? इंग्लिश में। ये भी फेल हुए हैं। एंड 20% फेल्ड इन बोथ, ये भी फेल वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका सारा ध्यान किस पे होना चाहिए? बोथ पे। कि आपको बोथ में कौन से वाले दिए हैं, पास वाले दिए हैं कि फेल वाले दिए हैं। तो आपको बोथ में कौन से दिए हैं? बोथ में दिए हैं फेल वाले। तो आपकी डायग्राम बनेगी फेल वाले के बेसिस पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेन डायग्राम का जब भी क्वेश्चन करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को क्वेश्चन में बोथ में क्या चीज दी है। बोथ में फेल दिया तो डायग्राम फेल पे बनेगी। फेल पे बनाते हैं। तो दो ही चीजें हैं तो दो सर्कल ड्रॉ कर लो। फेल पे बन रही है, मैं पहले लिख देता हूँ साइड पे। ये हिंदी ले लो, ये इंग्लिश ले लो। सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट फिल करना होता है। इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है, सबसे पहले वो फिल करना है। तो सबसे पहले बोथ वाला चीज़ फिल कर दो। तो बोथ में कितना दिख रहा है? 20%। तो यहाँ तो 20 फिल कर दो। अब आप हिंदी वाला फिल करो। तो हिंदी में कितना करना टोटल? 35। देखो 20 तो हो ही चुका है ना। ये जो 20% लोग हैं ये हिंदी में भी फेल है, इंग्लिश में भी फेल है, बोथ में फेल है ना। तो हिंदी में तो काउंट होंगे ना ऑब्वियसली। तो हिंदी में 20 ऑलरेडी आ चुके हैं और करने कितने हैं? पूरे 35। तो 15 और आएंगे, यहाँ 15 लिखो। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कितने पूरे करने हैं आपको? 45। ये जो 20 लोग हैं अगेन इंग्लिश में भी फेल है ना, तो इंग्लिश में काउंट होंगे। 20 आ चुके हैं, 45 पूरे करने हैं, तो कितने रह गए? 25। बस यही ध्यान रखना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, हिंदी में पता कितना फिल कर देते हैं? पूरा 35। यहाँ 20 भी रखते हैं और यहाँ 35 लिख देते हैं, वो गलत बात हो जाएगी। और इंग्लिश में वो वहां 45 लिख देंगे 25 की जगह। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो इंटरसेक्शन में फिल हो गया वो इंग्लिश में भी काउंट करना है, वो हिंदी में भी काउंट करना है। वो दोनों का कॉमन हिस्सा है ना। तो इसलिए आप हिंदी में देखो कुल मिलाकर 35 दिख रहे होंगे। 15 ये, 20 ये, 35 हो गए हिंदी में। और इंग्लिश में देख लो 20 और 25 45। यानी क्वेश्चन की कंडीशन होगी सेटिस्फाई पूरी की पूरी। अब इस डायग्राम में ये जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं ये सारे फेल वाले हैं, क्योंकि डायग्राम किस पे बनी है? फेल पे। डायग्राम बनी है फेल पे। तो ये जो इस फिगर में जितनी भी चीजें दिख रही हैं ये सारी फेल वाली हैं। तो मैं पूछूं टोटल परसेंटेज कितनी फेल हुई है? टोटल फेल परसेंटेज कितनी है? तो आप बोलोगे 15 प्लस 20 प्लस 25। तो 15 और 25 40 और 20 60%। यानी कि 60% लोग कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 60% दोनों सब्जेक्टों में फेल है, नो। ये 60% हैं जो शायद कुछ इसमें से हिंदी में फेल है, कुछ इसमें से इंग्लिश में फेल है और कुछ दोनों में। जैसे ये वाले जो 15% लोग हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल है। ये इंग्लिश में नहीं फेल हुए, सिर्फ हिंदी में फेल हुए। ये वाले 25 सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए, ये हिंदी में फेल नहीं हुए। और ये 20 ये दोनों में फेल हुए। तो आपको इतनी इतनी टेंशन नहीं लेनी है, इतना ज्यादा नहीं सोचना है, बस इनको प्लस कर लेना है और आपको पता चल जाएगा कि फेल कितने हुए, क्योंकि ये डायग्राम किस पे बनी है? फेल पे। तो टोटल फेलियर परसेंटेज क्या बन गई? 60%। आपसे एंड में क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। यानी जो फेल नहीं हुए, जो दोनों सब्जेक्टों में पास हो गए। यार अगर 100 में से 60% लोग कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 40% लोग ही पास हुए हैं, क्योंकि कुल मिला के लोग कितने होते हैं? 100% ही तो होते हैं। उसी में पास उसी में फेल हुए होंगे। तो 100 में से अगर 60% लोग फेलियर्स हैं तो ऑब्वियसली 40% लोग पास हुए हैं दोनों सब्जेक्टों में। तो 40% शुड बी योर आंसर।
देख लो, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि डायग्राम किसको देख के बनती है, बोथ वाले फैक्टर को देख के, और सबसे पहले फिल भी कौन सा होता है, बोथ वाला। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था जिसका आंसर 40% आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। क्वेश्चन पूरा विजिबल है? हाँ। क्या कह रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में 19% लोग मैथमेटिक्स में फेल हुए इसमें फेल हुए मैथ में। कितने परसेंट लोग? 19% लोग। तो मैथ में 19% फेल हुए, और 10% लोग फेल हुए इंग्लिश में, और 7% लोग फेल हुए दोनों में, है ना। 7% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो दोनों में कितने परसेंट? 7% क्या हुए? फेल हुए। तो डायग्राम किस पे बनेगी? फेल पे, क्योंकि बोथ वाला फैक्टर जो है वो फेल पे है। तो ये ऑलरेडी फेल पे है, तो इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एक पास में दिया है, एक फेल में दिया है, तो वहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दो सर्कल बना लिए, पहला वाला मैथ वाला ले लो, दूसरा वाला सब्जेक्ट कौन सा? इंग्लिश वाला ले लो। डायग्राम बन रही है फेल पे। सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट फिल होता है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, क्योंकि 7% लोग ही तो हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। अब मैथ वाले पूरे करो, तो मैथ वाले कितने लाने हैं? 19। 7 आ चुके हैं, कितने रह गए? 12। इंग्लिश वाले कितने पूरे करने हैं? 10। 7 आ चुके हैं, कितने रह गए? 3। तो मैं पूछूं ओवरऑल कितने परसेंट लोग फेल हुए, तो आप सभी को प्लस कर लो। जब आप सभी को प्लस करोगे तो आप बोलोगे 7 और 3 10 और 12 22% लोग। ये 22% लोग कहीं ना कहीं फेलियर्स हैं। हमसे क्या पूछा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज। तो नंबर तो हम बता ही नहीं सकते भाई, हम तो परसेंटेज बताएंगे। नंबर कैसे बता देंगे? ऑप्शन में तो परसेंटेज है। तो 22% लोग फेल हुए हैं, तो ऑब्वियसली 78% लोग पास हुए हैं। 100 में से माइनस कर दो ना 22। देखो कुल मिला के बच्चे होते हैं 100%, पर 100% में से अगर फेलियर वाले हटा दिए तो पीछे कौन से बचे? पास वाले बचे कि नहीं? तो 22% लोग हैं जो फेल हुए हैं, 100 में से माइनस कर दो, 78% शुड बी योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, सभी को आते हैं ये, सभी को। जिसको नहीं आते वो आज सीख लो। थर्ड क्वेश्चन देखिए। इन एन एग्जामिनेशन 65% students pass in history and 55% students pass in हिंदी। तो ये दोनों में आपको पास वाला फैक्टर दिया है, और बाद में बोल रहा है कि इफ 5% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, और बोथ में इंफॉर्मेशन दे दी फेल वाली। मैं सारी इंफॉर्मेशन साइड पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि हिस्ट्री में 65% स्टूडेंट्स पास हुए, हिंदी में 55% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, और 5% दोनों में फेल हुए हैं। 5% फेल हुए हैं। मैंने आपको कहा था डायग्राम बनेगी बोथ के अकॉर्डिंग, तो बोथ में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फेलियर्स की दी है, तो डायग्राम फेल पे बनेगी। ये हिस्ट्री वाले, ये हिंदी वाले। सबसे पहले बोथ वाला फैक्टर फिल कर दो, तो बोथ में दिख ही रहा है 5% फेल करवाने हैं, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखना है हिस्ट्री में कितने फेल हुए, तो आपको हिस्ट्री में फेल परसेंटेज दी नहीं हुई है, आपको हिस्ट्री में पास वाले पता है, तो फेल वाले निकाले जा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सोचो अगर 65% लोग पास हुए हैं, तो ऑब्वियसली 35% लोग तो फेल हुए हैं। कुल मिला के हिस्ट्री में भी तो आपको 100% ही कंसीडर करनी है चीज, तो उसमें से अगर 65% लोग पास हुए हैं तो 35% ही फेल होंगे। सेम चीज हिंदी में,
अगर 55% पास हुए हैं तो 45% फेल हुए होंगे। तो अगर पास वाली परसेंटेज दी भी है तो आप फेल वाली निकाल सकते हो 100 में से उसको माइनस करके। तो मेरे को इससे मतलब है फेल वालों से, क्योंकि मैं डायग्राम फेल पे बना रहा हूँ। तो हिस्ट्री में कितने पूरे करने हैं? 35। 5 हो चुके हैं, 30 और भर दो। और हिंदी में कितने पूरे करने हैं? 45। 5 हो चुके हैं, 40 और भर दो। तो ये इस डायग्राम में आपको जो भी दिख रहा है वो सारे कौन है? फेलियर्स। तो प्लस कर लो। 40 और 30 70 और 5 75, यानी 75% लोग फेलियर्स हैं। आपसे क्या पूछा है? देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स? यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा और डब्ल्यू छोटा आएगा, एक ही सेंटेंस चल रहा है। हमें वो वाले बच्चे बताने हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो यार अगर 75% लोग फेल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 25% लोग पास हो रहे हैं। 25% शुड बी योर आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आज मैं तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें एफर्ट की जरूरत ही नहीं है। जहां होगी वहां थोड़ा लगाएंगे, लेकिन ये नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक बच्चे ने पूछा था प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ले। तो बुक तो यार मैंने पिछले लेक्चर में बताई हुई है किसी में एक, लेकिन फिर अगर उसमें ध्यान नहीं दिया तो फिर से देख लो। बुक चाहिए किरण पब्लिकेशंस की। किसी भी दुकान से मिल जाएगी। मैथ्स की बुक आती है और इस पे बड़ा बड़ा लिखा होता है एसएससी के लिए ज़्यादा, लेकिन बैंकिंग का एग्जाम भी इससे क्रैक हो जाता है, कैट का भी हो जाता है और सीडीएस का भी हो जाता है। मतलब सभी के लिए रेलिवेंट है। और मैथ सीखना है ना आपको, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो बुक एसएससी की है कि किसकी है। तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो राकेश यादव की बुक। इनकी कुछ 7300 करके आती है बुक। अभी मे बी 9700 आ गई और नया एडिशन आया होगा। तो दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों सेम ही किताब है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस पब्लिकेशन का फ़र्क है और थोड़ा क्वेश्चन डिज़ाइनिंग का फ़र्क रहता है। तो जो आपको सस्ती मिलेगी वो ले लेना। और बाकियों के लिए मैंने बताया था कि जो बिल्कुल ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं वो 6 7 की बुक्स उठाओ ना। जब यूपीएससी का कैंडिडेट 6 7 की एनसीईआरटी पढ़ सकता है, तो आप लोग अपना मैथ इंप्रूव करने के लिए 7th 8th की बुक क्यों नहीं उठा सकते? तो इसमें कोई शर्म वाली बात होती है कि छोटी क्लास की बुक से पढ़ना पड़ रहा है? बेसिक तो वहीं से तैयार होता है। अगर हमने उस टाइम पे बड़े ध्यान से पढ़ा होता तो आज ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर उस टाइम नहीं पढ़ा तो आज पढ़ना पड़ेगा। तो 7th 8th की बुक से मैंने कहा था कौन सा चैप्टर पढ़ना है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज और डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ये दो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, 7th और 8th की बुक में होते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। इन एन एग्जामिनेशन 54% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन साइंस। साथ साथ लिखते जाते हैं। 54% जो हैं वो साइंस में पास हुए हैं। एंड 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। 42% मैथ में फेल हुए हैं। और 32% फेल हुए हैं दोनों में। 32% जो हैं वो बोथ सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। तो डायग्राम किसके बेसिस पे बनती है? बोथ के बेसिस पे। बोथ में कौन सा फैक्टर दिया? फेल वाला, तो डायग्राम फेल पे बनेगी। फेल पे बना रहा हूँ। यहाँ आ जाएंगे साइंस वाले, यहाँ आ जाएंगे मैथ वाले। सबसे पहले फेल बोथ वाला भर देना होता है 32, तो यहाँ 32 तो भर ही दो। यहाँ 32 भर दिया। तो उसके बाद आपको बाकियों के फेल वाले चाहिए। तो मैथ्स के तो फेल वाले हैं, बट साइंस के पास वाले हैं। मेरे को पास वाले नहीं चाहिए, मेरे को फेल वाले चाहिए। तो साइंस के फेल वाले निकाल लो। अगर 54% पास हुए हैं तो ऑब्वियसली 46% फेल हुए। 100 में से 54 माइनस किए 46, तो मेरे को 54% से मतलब नहीं है। मुझे 46% चाहिए साइंस में जो क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो साइंस के 46 पूरे करने हैं आपको। 32 तो हैं, कितने की कमी है? 32 आपको दिख रहा है, 46 बनाना है, 14 की कमी है, 14 यहाँ फेल हो जाएगा। मैथ में कितने पूरे करने हैं? 42। 32 है, 42 पूरे करने हैं, 10 की कमी है, यहाँ 10 आ जाएगा। अब इन सभी को प्लस करोगे तो फेलियर्स निकल जाएंगे, तो प्लस कर लेते हैं। तो 32 और 14, 46 और 10,
56% कौन से लोग हैं? फेलियर्स। आपसे क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड। आपको पास वाले पूछे हैं, तो 100 में से फेलियर्स माइनस करो, पास वाले निकल जाएंगे। तो 100 में से 56% माइनस करोगे, 44% शुड बी योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, वरना अगर साथ साथ कॉपी पेन लेके नोट करते हो या समझ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सेम लैंग्वेज और क्राइटेरिया सेम है कि पहले खुद से ट्राई करते रहा करो, क्वेश्चन फ्लो में नहीं चलते रहा करो कि ये करवा तो रहा है। एक करवाना, एक देखना आपने मेरे से कि मैंने कैसे किया, उसके बाद आपने खुद करने होते हैं और आपसे होपफुली होते भी जाएंगे सॉल्व। तो इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन साइंस। 53% साइंस में फेल हुए एंड 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। 48% मैथ में फेल हुए और 40% दोनों में फेल हो गए। 40% बोथ में फेल हो गए। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, डायग्राम बनेगी फेल पे। यहाँ साइंस, यहाँ मैथ, और सबसे पहले बोथ वाला फैक्टर फिल करना होता है, तो यहाँ 40 आ जाएगा क्योंकि बोथ में 40 है। साइंस में कितने पूरे करने हैं? 53। 40 हो गए तो 13 रह गए। और मैथ में कितने पूरे करने हैं? 48। 8 आ जाएगा। तो इन सभी को प्लस करोगे तो पता चल जाएंगे फेलियर्स। फेलियर्स लिख देते हैं कितने हैं। 40 और 13 53, 53 और 8 61%। तो फेलियर्स हैं 61%। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। फिर से पास वाले पूछे हैं, तो 100 में से 61 माइनस करो, 39% आंसर। 39% सेकंड ऑप्शन। ये आसान क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन पहले होना चाहिए था, कोई बात नहीं। हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन एक लेवल ऊपर का कह सकते हो, इतना भी खास नहीं है बट हो जाएगा आपसे, ट्राई करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? In an examination, 73% of the candidates passed in quantitative aptitude. 73% क्वांट में पास हुए, 70% पास्ड इन जनरल अवेयरनेस, 70% जनरल अवेयरनेस में पास हो गए एंड 64% पास्ड इन बोथ। 64% बोथ में पास हो गए। तो फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया कि बोथ में भी पास वाली इंफॉर्मेशन है, तो पास पे डायग्राम बनेगी इस बार। सबसे पहले बोथ वाला फैक्टर भरना होता है, तो यहाँ तो 64 भर ही दो। क्वांट में कितने पूरे करने हैं? 73। 64 हो चुके हैं, कितने रह गए? 9 रह गए। जीएस में कितने पूरे करने हैं? 70। 64 तो आ चुके हैं, 6 भर दो। ये निकलेंगे पास वाले। तो पास वाले कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे? सभी को प्लस कर लेंगे। 64 और 6 70, 70 और 9 79%। और फेल वाले कोई पूछेगा तो वो हम बोल देंगे 21%, क्योंकि अगर 79% लोग पास हुए हैं तो 21% लोग फेल हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ 6300 कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी मेरे को फेलियर्स का नंबर दिया हुआ है और फेलियर्स की परसेंटेज मैंने निकाल ली। फेलियर्स का नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फेलियर्स की परसेंटेज मैंने खुद निकाल ली, तो इन दोनों को इक्वेट करो ना। किसी भी चीज़ की परसेंटेज उसके नंबर के बराबर होनी चाहिए। तो कहाँ लिखें? साइड पे चाहिए। फेलियर्स का नंबर आ चुका है 21%। तो 21% फेलियर्स हैं, ये क्वेश्चन के फेलियर्स के बराबर होने चाहिए जो कि 6300 है। तो 21% की वैल्यू 6300 हुई कि नहीं? बिल्कुल।
एंड में क्या पूछा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, यानी सारे के सारे बच्चे पूछ लिए जितने लोगों ने पेपर दिया था, यानी 100% की वैल्यू पूछी है उसने, क्योंकि 100% में सब कुछ कवर हो जाएगा ना, सारे बच्चे पास वाले फेल वाले सब। तो 21% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू चाहिए, तो 21 के टेबल से ही काट देता हूँ। 21 वन जा 21 थ्री जा 63 और आगे 2 जीरो। 1% की वैल्यू आ गई 300, मुझे 1% की नहीं चाहिए, मुझे 100% की चाहिए। तो 1 का 100 कैसे बनता है, 2 जीरो लगा के, 2 जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 30,000। 30,000 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आंसर किस में पूछ रहा था, एंड में परसेंटेज में। तो अगर परसेंटेज में पूछ रहा होता फेलियर्स कितनी है तो 21%, परसेंटेज में पास वाले पूछ रहा होता तो 79%। लेकिन इसमें परसेंटेज में चीजें नहीं रखी उसने बोला फेलियर्स जो है वो टोटल कितने हैं, 6,300, जबकि मेरे मुताबिक कितने थे, 21%। तो 21% मस्ट भी इक्वल टू 6,300, वही किया, वहां से 1% की वैल्यू आ गई 300। 1% की वैल्यू 300 आ गई सॉल्व करके, मुझे 1% की थोड़ी चाहिए, मेरे से पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, यानी टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं। तो 1% से 100% पे जाना बड़ा आसान है, 2 जीरो चिपकाने हैं सिर्फ, तो 2 जीरो यहाँ लगा दिए, 2 जीरो यहाँ लगा दिए, तो 300 के आगे 2 जीरो लगा दिया, तो 30,000 हो गया, 30,000 था ऑप्शन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अगर आप बड़े अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, एक ट्राई तो मारो। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 90% इंग्लिश में पास हो गए, 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 85% मैथ में पास हो गए, एंड 150 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, 150 स्टूडेंट्स बोथ में पास हो गए। इफ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्टों में कोई बच्चा फेल ही नहीं हुआ, यानी 0%, दोनों सब्जेक्ट्स में कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। तो मैं पूछूं फेलियर्स की परसेंटेज, आप बोलोगे 0%। देखो फेल हुए हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्टों में एक साथ कोई नहीं फेल हुआ, तो बोथ में कोई फेल नहीं हुआ ना, तो बोथ में फेलियर्स की परसेंटेज कितनी, 0। ऐसा हो सकता है कि कोई सिर्फ मैथ में फेल हुआ हो, इंग्लिश में फेल हुआ हो, बट साइमल्टेनियसली दोनों में कोई फेल नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने लिखा कि बोथ में फेलियर्स की परसेंटेज कितनी है, 0%। ये वो डायरेक्टली दे सकता था, लेकिन उसने लैंग्वेज फॉर्म में दिया, वो चाहता तो परसेंटेज दे देता कि फेलियर्स की परसेंटेज कितनी है, बोथ वाली 0, वो नहीं बोला, उसने बोला इफ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्टों में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। मैं पूछूं बोथ की फेलियर परसेंटेज, आप बोलोगे 0%। अब डायग्राम किस पे बनेगी, डायग्राम बनेगी फेलियर्स पे, पास पे डायग्राम नहीं बन सकती, क्योंकि ये 150 जो है ये परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, ये जो 150 है ये नंबर है, मेरे को परसेंटेज में चीजें चाहिए होती हैं वेन डायग्राम में जो डालनी होती हैं। तो गलती से भी डायग्राम पास पे मत बना देना कि मेरे को बोथ के पास वाले पता तो है, बेशक पता है, बट वो परसेंटेज फॉर्म में नहीं पता, वो आपको नंबर फॉर्म में पता है, तो नंबर फॉर्म में नहीं चलेंगे। यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, तो यहाँ भी परसेंटेज चाहिए, वो किसकी मिल गई, वो मिल गई फेलियर्स वालों की, तो डायग्राम बनेगी फेलियर्स पे। फेल पे बना रहा हूँ, सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और मैथ। तो मैं पूछूं दोनों में कितने परसेंट फेल हुए, आप बोलोगे 0, तो यहाँ तो 0 फिल करेंगे बीच में, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब मैं पूछूं इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो आप बोलोगे यार 90% अगर इंग्लिश में पास हुए हैं तो 10% फेल हुए होंगे, तो इंग्लिश में 10 पूरे करने हैं, यहाँ 0 है तो यहाँ पूरा 10 आ जाएगा। मैथ में 85% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, आप बोलोगे 15%। 85% पास हो तो 15% ही फेल होंगे ना, तो यहाँ 15 फिल कर दो मैथ में। तो ये कौन से बच्चे निकल जाएंगे, जो कभी ना कभी फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, बट फेलियर्स हैं ये। तो ये टोटल कितने हुए,
ये टोटल हुए 25%। तो 25% लोग कौन से हैं? फेलियर्स। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर पूछ रहा है, यानी इस 150 का उपयोग करना पड़ेगा। तो खुद बताओ, अगर 25% लोग फेलियर्स हैं तो पास वाले कितने हुए? 75%। क्योंकि अगर फेलियर्स 100% में से हटा दिए तो पीछे पास वाले ही बचे ना। तो आप बोलोगे अगर ये लोग फेल वाले हैं तो दैट मीन्स 75% लोग कौन से हैं? जो पास वाले हैं। और पास वाले 75% नहीं है, वो तो 150 है। क्वेश्चन में 150 बोला हुआ है, उसने उसने बोला हुआ है कि 150 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ। 150 बच्चे जो हैं वो दोनों में पास हुए हैं, वो फेल हुए ही नहीं कभी भी। दोनों में पास मतलब वो फेल नहीं हो रहे ना। तो मेरे मुताबिक 75% ऐसे बच्चे हैं, क्वेश्चन के मुताबिक 150 ऐसे बच्चे हैं, दैट मीन्स 75% मस्ट बी इक्वल टू 150। 75% शुड बी इक्वल टू 150। 75 से ही काट लेते हैं। 75 वन जा, 75 टू जा। 1% की वैल्यू आ गई 2। 75 का टेबल आसान ही है, 75 का डबल करो 150 ही होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100% की वैल्यू मांग रहा है आपसे। तो अगर 1% की है और 100 की चाहिए तो 2 जीरो लगा दो। ये रहे 2 जीरो और ये रहे 2 जीरो। तो कुल मिला के बच्चे कितने हो गए? 200। 200 है ऑप्शन में? बिल्कुल है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई क्वेश्चन बचा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है तो, लेकिन एक क्वेश्चन मैं खुद से करवा देता हूँ आपको। क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कितने कितने फैक्टर थे? दो दो फैक्टर थे। कभी इंग्लिश मैथ, कभी इंग्लिश साइंस, कभी हिंदी हिस्ट्री। 2 फैक्टर से ऊपर का क्वेश्चन हमने कोई नहीं किया। एक 3 वाला करवा देता हूँ आपको कि 3 वाला पेपर में आ जाए तो कैसे टैकल करना है। वैसे 3 वाला कम आता है पेपर में, मैंने कभी देखा नहीं, रिसेंटली आया हो। हम पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3 वाला क्वेश्चन मिल गया। एक क्वेश्चन हमें ये लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये स्लाइड्स में नहीं है। इन अ कंपनी 55% of workers drink tea, comma 45% drink coffee, comma 40% drink milk, full stop. 20% of workers drink tea and milk both, comma 20% drink coffee and milk both, comma 25% drink tea and coffee both, full stop. 15% drink all three beverages, find the percentage of
वर्कर्स who do not like any of the three beverages. क्वेश्चन बहुत लेंथी है लेकिन सोल्यूशन एक लाइन का। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना सोल्यूशन इसका आसान होता है। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कहना चाहता है ये। कह रहे एक कंपनी है जिसमें 55% लोग क्या ड्रिंक करते हैं, चाय। 45% लोग कॉफ़ी और 40% लोग दूध। पहले सिंगल सिंगल कंपोनेंट बता दिए, फिर डबल डबल बताए। डबल वालों को किसी और पेन से करते हैं। 20% लोगों को क्या क्या पसंद है, चाय भी दूध भी। फिर से 20% लोगों को क्या क्या पसंद है, कॉफ़ी भी दूध भी। और 25% लोगों को क्या क्या पसंद है, चाय भी कॉफ़ी भी। और फिर एंड में बता दिए तीन वाले कि भाई 15% लोग ऐसे हैं, 15% लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ पसंद है, हु ड्रिंक ऑल थ्री बेवरेजेस। पहले बताए सिंगल सिंगल, फिर बताए डबल डबल, और एंड में तीनों वाला भी बता दिया। यानी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में पूरी दी हुई है। और एंड में क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री बेवरेजेस, जिनको कुछ भी पसंद नहीं है इन तीनों में से, जो दारू के शौकीन है, क्योंकि उनको चाय कॉफी दूध कुछ भी पसंद नहीं है, तो चौथी चीज वही बची फिर पीने को। तो मजे से हो जाएगा, लेकिन मेरे को क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट डाउन करनी पड़ेगी। वो कैसे हटाएं अब, ये गायब हो गया। खैर आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, तो अब मेरे पास क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन तो है ही अवेलेबल, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लेना बैक करके, वो वहाँ से गायब ही हो गया। तो जो मैंने लिखा था मैं उसको ना मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, सिंगल सिंगल वाले, तो मैं सिंगल सिंगल वाले लिख रहा हूँ। चाय वाले लिखेंगे, कॉफ़ी वाले लिखेंगे और मिल्क वाले लिखेंगे। चाय वाले कितने थे, 55%, और कॉफ़ी वाले थे 45, एंड मिल्क वाले थे 40%। सिंगल सिंगल वाले ये थे। फिर डबल डबल वाले आएंगे, तो डबल में आ जाएगा, पहले बात कर रहा है ये टी और मिल्क की, तो टी और मिल्क में परसेंटेज दी थी इसने 20। फिर दिया था इसने कॉफ़ी एंड मिल्क, कॉफ़ी और मिल्क की परसेंटेज भी 20 थी। और लास्ट में था टी एंड कॉफ़ी, और टी और कॉफ़ी की परसेंटेज थी 25। और फिर बाद में तीन वाला जिसको तीनों पसंद है, मतलब उसको चाय भी पसंद है, कॉफ़ी भी पसंद है, मिल्क भी पसंद है, उसकी परसेंटेज दी थी 15। और आपसे पूछा था वो बंदे बताओ जिनको तीनों चीज़ें पसंद नहीं है। आराम से बता देंगे। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूले से करेंगे या वेन डायग्राम से करेंगे। तो पहले फॉर्मूले से नहीं, पहले वेन डायग्राम से बताता हूँ। इस बार कितने सर्कल बनाओगे, 3। तीन की वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना। ये मान लो चाय, ये कॉफ़ी और ये मिल्क। बस अब फिल करना है, आराम से करेंगे। सबसे पहले भरना होता है तीनों की इंटरसेक्शन। सबसे पहले तीनों की इंटरसेक्शन भरनी है। तीनों की इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट है, ये वाला। तो तीनों की इंटरसेक्शन में वो फिल किया जाएगा जो तीनों पसंद कर रहे हैं चीज। तो तीनों कितने परसेंट हो गए, 15%। तो यहाँ 15 आ जाएगा, तो इसका यूज हो गया। अब आ जाओ दो दो पे। उल्टा शुरू करना होता है क्वेश्चन, 3 से शुरू किया, अब 2 पे आना, फिर 1 पे आना। जैसे उसमें भी तो उल्टा ही करते हैं, पहले हम बोथ वाली चीज भरते हैं, फिर एक एक पे आते हैं। हमेशा ज्यादा से शुरू करना है, कम पे आना है। 3 वाला फैक्टर भर दिया, अब दो दो पे आओ। तो टी एंड मिल्क वाले कितने हैं, 20। टी और मिल्क वाले 20 करने हैं, 15 तो हो ही चुके हैं, तो कितने रह गए, 5।
20 पूरे करने हैं ना टी और मिल्क वाले, तो 15 तो थे ही, 5 और आ गए, 20 हो गए, तो 20 हो गए टी और मिल्क में। कॉफ़ी और मिल्क वाले भी 20, कॉफ़ी और मिल्क में भी 20 होना चाहिए, 15 तो है ही है, 5 और भर दो। और टी और कॉफ़ी में 25, टी और कॉफ़ी में 25, टी और कॉफ़ी में 25, 15 तो है ही है, 10 और भर दो। 25 हो जाएंगे ना, 15 में 10 और भरोगे तो दो दो वाले फिल हो गए। आप एक एक वालों पे आ जाओ। चाय वाले कितने करने हैं? 55। अब चाय वाले देखते हैं कितने। चाय वाले इस बाउंड्री के पार मत जाना, वो चाय वाले नहीं होंगे। चाय की बाउंड्री में देखना सिर्फ। तो कितने ऑलरेडी फिल हो चुके हैं? 15 और 5 20 और 10 30। 30 तो भरा हुआ है ना चाय में ऑलरेडी। 55 पूरा करना है। 55 में से 30 ऑलरेडी है, 25 की कमी है, 25 यहाँ आएगा। अब कॉफी वाले भरने हैं कितने? 45। अब कॉफी वाली बाउंड्री से बाहर मत जाना, पेन चेंज कर लेते हैं। तो कॉफी की बाउंड्री ये, इससे बाहर वाले मत काउंट करना, जो इसके अंदर है वो कॉफी वाले तो हैं ही हैं। तो 15 और 5 20 और 10 30, 30 तो है कॉफी में। कितना पूरा करना है? 45। 30 है, 45 पूरा करना है 15। वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन करना मुश्किल काम है, तो फिलिंग ज़्यादा है इसमें, इसलिए मैं फॉर्मूले से प्रेफर करता हूँ और आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। आप फॉर्मूले से बहुत खुश रहोगे। लेकिन फॉर्मूले का ये मतलब नहीं कि वेन डायग्राम ना आती हो, आपको आना सब कुछ चाहिए। अप्लाई मैं जो मन करेगा वो करूंगा, ऐसा होना चाहिए आपके साथ। अब दूध वाले फिल करने हैं, वो कितने हैं? 40। तो दूध की बाउंड्री से बाहर मत जाना। मिल्क की बाउंड्री ये है, इससे बाहर का कुछ मत लो। इसके अंदर वाला तो मिल्क ही है ना। तो मिल्क में ऑलरेडी कितना है? 15 और 5 20 और 5 25, 25 तो है अपने पास। पूरा कितना करना है? 40। 25 है, 40 पूरा करना है, 15 की कमी है। हमने पूरी डायग्राम फिल कर दी। अब इन सभी को ऐड करोगे ना, तो वही लोग मिलेंगे जो इन सब चीजों के शौकीन है। इन सभी चीजों को ऐड करके वही लोग तो मिलेंगे जिनको या तो कॉफी पसंद है, या चाय पसंद है, या दूध पसंद है, या तीनों चीजें पसंद है, या दो दो चीजें पसंद है। इस डायग्राम में वही लोग है ना। तो इस डायग्राम को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको 100% में से माइनस कर देना, तो वो लोग निकल जाएंगे जिनको कुछ पसंद नहीं है। तो मैं प्लस करता हूं अभी। तो 25 और 10 35, 35 और 15 50, 50 और 15 65, 65 और 5 70, 70 और 5 75, 75 और 15 90। 90% ऐसे लोग हैं जो इस फिगर में आ रहे हैं। इस फिगर में आ रहे हैं तो मतलब उनको कुछ ना कुछ तो जरूर पसंद है, 90% लोग। लेकिन कुल मिला के लोग तो 100% होते हैं ना। तो अगर 90% इस कैटेगरी में फिट हो गए, दैट मीन्स पीछे कितने बचे? 10%। तो देयर आर 10% पीपल हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री बेवरेजेस। उनको ना टी पसंद है, ना कॉफी पसंद है, ना मिल्क पसंद है। तो वो कितना आंसर लगाओगे आप? 10%। 10% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन आपको नहीं लगा कि बड़ी मेहनत लगी, बड़ा ध्यान से करना पड़ा, अच्छे से पहले फिल करना पड़ा, फिर उनको ऐड करना पड़ा? कहीं ना कहीं गलती लगने का स्कोप है। तो लेट्स सी कि इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे। तो है, मिटेगा इससे ये। पूरा जाने दो क्लियर। फॉर्मूला देखना बहुत आसान है, बस वैल्यूज उसमें सही पुट करनी है। फिर से लिख लेते हैं। चाय, कॉफ़ी, दूध 55, 45 और 40। फिर भरने हैं टी एंड मिल्क, कॉफ़ी एंड मिल्क, टी एंड कॉफ़ी। 20 20 25, 20 20 25 और तीनों वाले टी कॉफ़ी और मिल्क वाले कितने हैं? 15। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अगर आपने 11th में मैथ पढ़ा तो सेट थ्योरी पढ़ी होगी। तो सेट थ्योरी से ये फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, बी यूनियन सी वाले फॉर्मूले हैं। तो सीधा आपको याद रखना है, कहीं कहाँ से आया क्या फर्क पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले एक के एलिमेंट्स, फिर दूसरे के एलिमेंट्स, फिर तीसरे के एलिमेंट्स, तीनों के एलिमेंट्स अकेले अकेले जोड़ने हैं, फिर दो दो वाले माइनस कर रहे हैं। माइनस कौन कौन से? ए और बी वाला माइनस करना है,
फिर बी और सी वाला माइनस करना है, और फिर ए और सी वाला माइनस करना है, और फिर एंड में तीनों वाला प्लस कर देना जिसमें ए बी सी तीनों आएंगे। देखो फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है ये वाला। कैसे? सिंगल सिंगल वाले प्लस करने हैं, डबल डबल वाले माइनस करने हैं, और तीनों वाला फिर से प्लस करना है। अब ये जो ए बी सी है ये क्वेश्चन में वेरी करेगा। मेरे क्वेश्चन में ए बी सी क्या है? टी, कॉफी और मिल्क। कल को क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है ना, तो फॉर्मूला इस तरीके से याद रखो। कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी वैल्यूज पुट करनी है, सीधी सीधी वैल्यूज, कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको, जो दिख रहा है वो पुट करना है। तो ए में टी पुट कर दो 55, बी में कॉफी पुट कर दो 45, और सी में मिल्क पुट कर दो 40। तो सिंगल सिंगल वाले हमने ऐड कर दिए, अब डबल डबल वाले माइनस करने हैं। तो डबल डबल वाले में कैसे किसी भी ऑर्डर में करो, क्या फर्क पड़ रहा है? प्लस माइनस जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। तो पहले ये वाली 20 माइनस कर दो, फिर ये वाली 20 माइनस कर दो, और फिर ये वाली 25 माइनस कर दो, और एंड में 3 वाला फिर से प्लस करना होता है, ये 3 वाला, तो 3 वाले में 15 है तो 15 इसमें प्लस कर दो। बस ये सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो 55 प्लस 45 100, ये 40 और ये 40, ये तो काट ही दो। देखो प्लस का 40 और माइनस का 40 तो कट ही जाएगा ना, तो मैं क्यों उसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करूं? -20 और -20 होता है -40, -40 और +40 कैंसिल, तो ये बने थे 55 और 45, 100 में से 25 के 75, 75 में 15 जोड़े 90, यानी ये निकल गया 90%। तो देख लो वेन डायग्राम में कितनी मेहनत करके 90% निकाला था। तो ये 90% वो लोग निकले जिनको चाय, कॉफ़ी या दूध में से कुछ कुछ तो पसंद है, यानी ये बेवरेज पसंद करने वाले लोग हैं। हमसे पूछा था जिनको कुछ पसंद नहीं है, तो अगर ये 90% है तो वो 10% ही तो होंगे। 10% इस क्वेश्चन का आंसर है। बट दिस फॉर्मूला इज वेरी मच एप्लीकेबल कब? जब 3 पे क्वेश्चन आ जाएगा, 3 कंपोनेंट्स पे। तो 3 पे मैं फॉर्मूला प्रेफर करता हूँ, 3 पे मैं वेन डायग्राम प्रेफर नहीं करता हूँ, वहाँ गलती लगने का स्कोप होता है। तो आपने भी ये फॉर्मूला रट लेना है। कैसे रटना है? सिंगल सिंगल वाले प्लस, डबल डबल वाले माइनस, ट्रिपल वाला फिर से प्लस, है ना। पहले 3 मैंने प्लस कर दिए, फिर मैंने माइनस किए 3, और फिर एंड में फिर से प्लस कर दिया। तो बहुत आसान है, आराम से याद रहता है। लगाना कब है? 3 वाले केस में। 3 वाला क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी बेटर रखनी है। तो ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब आपकी प्रैक्टिस है खुद की। जो भी आपके पास किताब आप लेते हो, जो भी पीडीएफ नेट पे बहुत क्वेश्चन मिल जाते हैं, किताब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट क्या है कि फ़ोन से पढ़ना मैं पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस आर सो मच हेयर। क्या आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, इतनी देर में नोटिफिकेशन आ जाएगी। पढ़ने के लिए नेट तो ऑन रखोगे ना, नोटिफिकेशन आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें जो है ना आपका आधा पौना घंटा आराम से बर्बाद करवा देती हैं। और उसके बाद आप पढ़ने का मन करता है, इतनी देर में पता चलता है एनर्जी भी डाउन हो गई। तो कहीं न कहीं आपका डबल नुकसान है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और उसके बाद आप थका हुआ भी महसूस करते हो। बिना कुछ किए थका हुआ महसूस करते हो। ये चीज़ें ही ऐसी हैं। बट ये इसको छोड़ भी नहीं सकते, साधु संत भी नहीं बन सकते। तो इन चीज़ों के साथ जुड़े भी रहना है, और इन चीज़ों को खुद पे हावी भी नहीं होने देना है कि नहीं? मतलब जब मेरा मन करेगा तब मैं देखूँगा, जब नहीं करेगा तो ये ज़बरदस्ती मुझे फ़ोन की तरफ मैं खींचा चला जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को तो कंट्रोल बोलते हैं माइंड पे, और ये आपका जब तक है तब तक आप बिल्कुल सही इंसान हो। जिस दिन किसी और चीज़ ने आपके माइंड पे कंट्रोल कर लिया, तो इसका मतलब फिर आप वो रहे ही नहीं जो थे। फिर तो आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं है अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे। तो फिर आप जो भी एक्शंस ले रहे हो उस पे उसका फ़र्क दिखेगा। आपको खुद ही नहीं मज़ा आएगा थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन तो बड़ा मज़ा आता है वो गलत काम करने में। गलत नहीं कहूँगा, बट उससे बेनिफिट तो कुछ नहीं है ना। तो जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, तो वो सही कहाँ से हो गया? कुछ 10 मिनट की, 15 मिनट की एन्जॉयमेंट हो गई, उसके बाद फिर करियर बना के ही फ़ायदा होना है, तो फिर बताओ मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है। बट ये है कि थोड़ा-सा माइंड को रिलैक्स करना है, तो ज़रूरी है वो चीज़ें भी। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन पढ़ते रहो, वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना। पूरा दिन एक ही चीज़ में घुसे रहोगे तो फिर भी पागल हो जाओगे। पढ़ाई भी नहीं ज़्यादा होती है, बट एंटरटेनमेंट भी नहीं ज़्यादा करनी है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो विद दीज़ वर्ड्स, इट्स जतिन कुमार साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन इट्स गुड बाय।